हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का सेक्टर चालू कर रहे हैं। ओके, इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि अलग अलग स्कूल्स कॉलेजेस को जो भी एग्जामिशन है वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो एक बार वापस हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का डेफिनेशन पढ़ते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मीन्स एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री स्कूल टू HSC। ओके, मतलब जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड से लेकर ट्वेल्थ तक। ओके, और इक्विवेलेंट मतलब कुछ कुछ स्टेट्स में ट्वेल्थ नहीं बोलते हैं, इंटर बोलते हैं। ओके, कुछ कुछ स्टेट्स में स्कूल ही बोलते हैं इसको। ओके, दिल्ली वगैरह में स्कूल ही बोलते हैं इसको। ओके, इसको कुछ अलग नाम नहीं देते हैं, ट्वेल्थ भी स्कूल ही है ऐसा बोलते हैं। ओके, पर यहाँ पर क्लासेस कवर्ड नहीं है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए जो आपको सर्टिफिकेशन देता हो। 10th पास होंगे, 12th पास होंगे, तो अपने को पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। तो पासिंग सर्टिफिकेट इज नॉट गिवन बाय क्लासेस, पासिंग सर्टिफिकेट इज गिवन बाय स्कूल्स और कॉलेजेस। आ रहा है क्या समझ में? तो वो वाला क्या माना जाएगा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। देखो क्या लिखा है, एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन। एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। देखो मतलब कि जो हम लोग का इंस्टीट्यूट है, अपने को जो डिग्री देता है, क्वालिफिकेशन देता है, ओके, वो एज पर लॉ है। ओके, उन लोग का लॉ है, ICAI एक्ट 1949। ओके, वो एक्ट के तहत अपने को क्या मिलता है? डिग्री मिलता है। CA का जो टैग मिलता है ना, वो एक्ट के हिसाब से मिलता है। ओके, CA हो गया, CMA हो गया, CS हो गया। तो ये सब जो डिग्रीज है, ओके, ये सब कैसा है? एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब देखो अपना जो ICAI है ना, वो स्टूडेंट्स को भी सर्विस देता है। ओके, रजिस्ट्रेशन वगैरह। ओके, फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन, इंटर का, फाइनल का। आप लोग रजिस्ट्रेशन फीस भरते हो। अभी वो फीस क्यों भर रहे हो? फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन। ओके, उधर कौन सा एलिमेंट है? फॉर ऑब्टेनिंग। फॉर ऑब्टेनिंग मतलब कि आप लोग को डिग्री मिलने वाला है, लेकिन अगर इट इज नॉट फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन, जैसे मेंबर्स से अगर उन लोगों ने मेंबरशिप फी लिया। ओके, हर साल हम लोग को ना एक मेंबरशिप फी भरना पड़ता है। तो वो मेंबरशिप फी के लिए ICAI विल नॉट बी ट्रीटेड एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि मेंबर्स जो फी भरते हैं, इट इज नॉट फॉर देयर क्वालिफिकेशन। ओके, इट इज अ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्टिविटी। आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है सब लोगों? ओके, तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट से लिया, तो ICAI इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लेकिन मेंबर फी के लिए ICAI इज नॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आ रहा है क्या समझ में? ओके, उसके बाद एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। मतलब कि ऐसा कुछ एजुकेशन जहाँ पर आपको मतलब एजुकेशन भी दिया जा रहा है और साथ में प्रैक्टिकली सिखाया भी जा रहा है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग को मार्केटिंग करके सब्जेक्ट था। ओके, कभी था, BCom में था, SY। ठीक है, तो अगर समझो मार्केटिंग सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के साथ साथ आप लोग को समझो किसी कंपनी का मार्केटिंग करने के लिए भी भेजा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि एजुकेशन एज अ वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। वोकेशनल एजुकेशन मतलब कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देना चाहिए, साथ में सिखा सिखा तो रहे, साथ साथ में क्या देना चाहिए? प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलना चाहिए। तो उसको बोलते हैं वोकेशनल एजुकेशन। तो यहाँ पर ये तीनों एक्टिविटी जो कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और ये जो वोकेशनल एजुकेशन है वो सा नॉर्मल नहीं होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। ओके, नहीं तो लोग क्या करें, अभी समझो
मैं आईडीटी सिखा रहा हूँ तो मैं बोलूंगा कि रिटर्न्स भी फाइल करो, हो गया वोकेशनल एजुकेशन? ऐसा नहीं। ओके, वो वोकेशनल एजुकेशन कैसा होना चाहिए? अप्रूव्ड होना चाहिए। तो नीचे इसका मीनिंग है अप्रूव्ड का। ओके, अप्रूव कौन सा रहता है? ट्रेनिंग्स बाय एनसीवीटी एंड एससीवीटी, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ओके, इन लोग दोनों ने डेजिग्नेटेड ट्रेड में कोई पर्सन दे रहा है उसको अप्रूव करना है। याद है ऐसा तुम लोग ने ट्रेन से देखा रहेगा, आईएसओ सर्टिफाइड मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स, ऐसा ना ट्रेन के वो बाजू पे ऐड रहता है दीवालों पे। ओके, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स ऐसा। तो अगर वो सब कोर्सेस है और एनसीवीटी ने उसको क्या किया, अप्रूव किया, तो वो जो सिखा रहा है, ओके, ही विल बी ट्रीटेड एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा देखो, कोर्स रन बाय कोर्स रन बाय एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर एफिलिएटेड टू नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ओके, कोर्स रन बाय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, ओके, आईटीआई करके रहता है, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर एफिलिएटेड टू नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और स्टेट काउंसिल फॉर ऑफरिंग कोर्सेज इन डेजिग्नेटेड ट्रेड नोटिफाइड अंडर अप्रेंटिस एक्ट। देखो, कुछ एक एक्ट है, वो एक्ट के अंदर कुछ ट्रेड्स नोटिफाइड है, मतलब कुछ ट्रेनिंग्स नोटिफाइड है। जैसे यहाँ पर देखो, देखो ये एग्जाम्पल है खाली अप्रेंटिस एक्ट के हिसाब से। ओके, बार्बर और हेयर कटर और ड्रेसर, ओके, बाल काटने वाला, ओके, सेट करने वाला। फिर कैड कैम ऑपरेटर कम प्रोग्रामर, मतलब कि इंजीनियरिंग का कुछ है, एंड केमिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट, ओके, जो अपना टेस्टिंग वगैरह करते हैं ना, ब्लड टेस्ट वगैरह, वो। फिर इसके अंदर ब्यूटिशियन भी आता है। फिर लैपटॉप रिपेयरिंग, और लैपटॉप रिपेयरिंग का भी कोर्स रहता है। ठीक है, तो वो सब ये लोग सिखाते हैं। तो जो लोग डेजिग्नेटेड ट्रेड में सिखा रहे हैं ना, उन लोग को हम लोग बोलते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स, ओके, मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स मतलब क्या, ऐसा कोर्स जहां पर क्या होएगा, आप लोग को सिखाया जाएगा और बाद में आपको एम्प्लॉयमेंट भी लगा के दिया जाएगा। ओके, प्लेसमेंट का भी गारंटी वो लोग ही लेते हैं। बोलते कि आप इधर से काम सीखो और हम लोग क्या करेंगे, आपको जॉब पे भी किधर लगा के देंगे, कोई कंपनी में हम लोग प्लेसमेंट भी करके देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स अप्रूव्ड बाय एनसीबीटी। एज पर क्लैरिफिकेशंस इशूड बाय सीबीआईसी, एनी अथॉरिटी और बोर्ड और बॉडी सेटअप बाय सीजीएसजी इंक्लूडिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन शैल बी एजुकेशन। देखो, जो नीट और जेडबल का रहता है एग्जाम्स, ओके, ये सब ना एमबीबीएस का एंट्रेंस एग्जाम्स है। ओके, मतलब मेडिकल जो किसी को करना है उसका एंट्रेंस एग्जाम से ही। तो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक अलग इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। उसका काम क्या रहेगा, खाली एंट्रेंस टेस्ट लेते रहने का। अभी आईसीआई कैसा है, एंट्रेंस टेस्ट भी लेता है और आपको डिग्री भी देता है, तो ये तो दोनों एक ही है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करता है, एक अलग से समझो क्या बना दिया वो लोगों ने, टेस्टिंग के लिए अलग पर्सन बना दिया। क्योंकि उधर से टेस्टिंग होएगा, पास हो गए तो फिर इस कॉलेज में एडमिशन लो, या फिर इस डिग्री के लिए और एलिजिबल। तो ऐसे केस में इसको हम लोग क्या मानेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही मानेंगे इसको भी। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मीनिंग समझ में आया? तो हम लोगों ने एग्जामेशन स्टार्ट नहीं किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मीनिंग सीखा। ओके, क्या मीनिंग था देखो, 3 पॉइंट में डिवाइडेड था। पहला, प्री स्कूल टू एचएससी। दूसरा, इंस्टीट्यूट्स आईसीआई। तीसरा, एजुकेशन एज अ अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। ठीक है, एनसीबीटी एससीबीटी ने अप्रूव करना चाहिए, या तो मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स होना चाहिए, ओके, या तो टेस्टिंग एजेंसी वगैरह जो रहेगा वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन।
क्लियर इसका समरी? ओके, अब इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो रहा है, इंपॉर्टेंट बी वाला है। ओके, ये तो एकदम इजी है। ओके, पहला क्या है देखो, प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखो इसको ना हम लोग दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहला, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और सेकंड पार्ट में रहेगा सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एंड सेकंड पार्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये दो पार्ट में पढ़ रहे हैं। मतलब पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सेल्स है, मतलब स्कूल जो बेच रहा है वो, या फिर दे रहा है वो, और दूसरा स्कूल जो जो सर्विस ले रहा है वो है। आ रहा है समझ में? ओके, तो पहला, स्कूल क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है देखो। सर्विस किस किस को प्रोवाइड करता है, स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है अगेंस्ट जो भी फीस रहता है वो। फिर फैकल्टी को भी प्रोवाइड करता है। समझो कि कोई स्कूल है, वो फैकल्टी का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। ओके, उसको पिक एंड ड्रॉप का सर्विस है। मालूम है, आप लोग के स्कूल के बसेस में कुछ फैकल्टीज होते होंगे। आप लोग तो घर के नजदीक ही है ना आप लोग का, शहरों। और कौन? दूर वाला कौन है? बस वाला कोई? वैन, हाँ। ओमनी। बस किसके है ना? रिक्शा, साइकिल, हाँ, वैन, भांडू, कौन सा स्कूल? हम्म? अच्छा, तो आप पहले से भांडू पे रहते थे, अभी इधर? ओह, आउट स्टेशन। अच्छा, सुनो सुनो। कौन सा? कौन सा स्कूल? अच्छा, इधर वाला है। अच्छा सुनो, तो ना स्कूल में ना बसेस रहता है, क्यों बस में ना आगे का जो दो सीट रहता है ना, वो फैकल्टी के लिए फिक्स रहता है। ओके, वो फैकल्टी उस पर बैठता है, स्टूडेंट बैठा रहेगा तो खड़ा रहेगा। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट को तो सर्विस मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट का हो गया, पढ़ाई का हो गया। फैकल्टी को भी सर्विस मिलता है। ओके, फैकल्टी को क्या सर्विस मिल रहा है? ट्रांसपोर्टेशन का हो सकता है, या तो ट्रेनिंग भी हो सकता है। वही कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन में क्या करते हैं, पहले सिखाते हैं फैकल्टी को कि हम लोग के यहाँ पर किस तरीके से काम करना है। ओके, देखो कभी कभार क्या होता है, अभी NMMIS, ओके, उसमें कैसा है कि फैकल्टी का पहले ट्रेनिंग होता है कि उसको जो भी काम करना है ना, उसको किस तरीके से एक्टिविटी करना है। ओके, जैसे सब स्टूडेंट्स का पहले तो मतलब जब सिखाएंगे ना, उसके बाद टेस्ट होएगा। सब स्टूडेंट को इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स लिख के देना है, सबका पेपर चेक करना है, रिजल्ट को उन लोग के वेबसाइट पे अपलोड करना है। ओके, जो भी स्टूडेंट मिस हो गया रहेगा उससे बात करना है कि क्या नहीं समझा। ओके, तो वो सब फैकल्टी को करना पड़ेगा, तो ये सब ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये सब ट्रेनिंग देने का भी फैकल्टी को पैसा देना पड़ेगा अगर, देन इट विल बी एग्जेम्प्ट। ओके, उसके बाद स्टाफ, स्कूल स्टाफ को क्या सर्विस देता है? स्कूल सर्विस दे रहा है स्टाफ को, क्या सर्विस दे रहा है? बोलो। हम्म, हाँ, लंच भी हो सकता है, या तो ट्रेनिंग भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर स्कूल अपने स्टाफ को ट्रेनिंग वगैरह दे रहा है, देन ऑल्सो इट विल बी एग्जेम्प्ट। वो तीन केसेस में एग्जेम्पशन है। पहला, स्टूडेंट को दिया तो एग्जेम्प्ट। ओके, फैकल्टी को दिया तो एग्जेम्प्ट, एंड तीसरा, स्टाफ को दिया तो भी एग्जेम्प्ट। क्लियर है क्या? उसका बाद अगला, सर्विसेज प्रोवाइड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस आर एग्जेम्प्ट।
देखो अभी आईसीआई का जब भी तुम लोग का एग्जाम फॉर्म भरते हो ना, एग्जाम फॉर्म, तो एग्जाम फॉर्म अगर भर रहे तो उससे कुछ हम लोग को सिखा नहीं रहे वो लोग। एग्जाम फॉर्म भरते हैं अपन तो कुछ सिखा थोड़ी रहे। रजिस्ट्रेशन फीस में चलो सिखा रहे, आप लोग को ऑनलाइन वर्चुअल लेक्चर का एक्सेस मिलता है। ओके, लेकिन एग्जाम फी अगर हम लोग भरेंगे ना तो कुछ सीखने नहीं मिलता उसमें। ओके, पर फिर भी इसको क्या बोला गया है, एग्जाम्ड। देखो क्या बोलते हैं, कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। भाई फाइनल पास करना है तो फाइनल का एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, इंटर पास करना है, इंटर का एग्जाम दो। तो एग्जाम फीस जो रहता है दैट विल बी एग्जाम, क्लियर है क्या? तो एग्जाम फॉर्म भरने का जो फीस रहता है 3,000 रुपये या जो भी, दैट विल बी एग्जाम। ये सेक्टर समझ में आ गया, फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वाला तो ठीक था, सेकंड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है क्या पॉइंट? अब सेकंड वाला देखो क्या। देखो सेकंड वाले का हेडिंग क्या था, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या? यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज टेकिंग सर्विसेज। ओके, दे आर नॉट गिविंग सर्विस, दे आर टेकिंग सर्विसेज। तो यहाँ पर ना तीन पार्ट में डिवाइड किया। ओके, पहला है टीसीएस। ओके, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग एंड सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग। सिक्योरिटी, क्लीनिंग एंड हाउस कीपिंग। ओके, तीन सर्विस है, इधर देखो। टीसीएस करके इसको याद रखने का, टी मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ। ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ। अभी ये जो सर्विस है ना, ये स्कूल दे नहीं रहा है। स्कूल दे रहा है तो ऊपर कवर हो गया, स्कूल को कोई दे रहा है तो नीचे कवर्ड है। आ रहा है क्या समझ में? ओके, तो स्कूल को किसी ने ट्रांसपोर्ट सर्विस दिया तो वो एग्जेम्प्ट होगा, नीचे कंडीशन है। ओके, स्कूल को किसने केटरिंग सर्विस दिया तो एग्जेम्प्ट होगा, नीचे दिया हुआ है। आगे सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग सर्विस, प्यून वगैरह होते हैं मालूम है, स्कूल कॉलेज में प्यून। ये लोग ना प्यून आउटसोर्सिंग पे लेते हैं। ओके, कोई एजेंसी रहता है। ओके, वो एजेंसी को ये लोग रखते हैं और एजेंसी क्या करता है, अपने लोगों को बेचता है। ओके, तो यहाँ पर बोला हुआ है प्री स्कूल टू एचएससी अगर रहेगा, मतलब कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सच एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू एचएससी, अगर ऐसा रहेगा तो एग्जेम्प्ट, और अगर अदर्स रहेगा तो टैक्सेबल। ओके, प्री स्कूल टू एचएससी रहेगा तो एग्जेम्प्ट, अदर्स रहेगा तो टैक्सेबल। ओके, एक बार एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं अभी। ओके, देखो यहाँ पर कौन सा सर्विसेज किसको दिया तो एग्जेम्प्टेबल हो, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, उसके बाद टीसीएस, केटरिंग सर्विसेज, और तीसरा सिक्योरिटी, क्लीनिंग एंड हाउस कीपिंग। ओके, देखो समझो कि यहाँ पर आईसीएआई है। ओके, आईसीआई है, इसने क्या किया, एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए ओके एक बस वाले को रखा है, आपके घर से पिकअप करेगा और आईसीआई का एग्जाम सेंटर तक लेके जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन वाला है वो किसको चार्ज करेगा, आईसीआई को चार्ज करेगा। आईसीआई ये फीस किससे लेगा, स्टूडेंट से लेगा। चलो टैक्सेबिलिटी बताओ, पहला वाला ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आईसीआई, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पर चेक करना, इधर क्या बोलते हैं लोग, प्री स्कूल टू एचएससी होगा तो एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर रहा तो टैक्सेबल। ओके, इंस्टीट्यूट उसके ऊपर है। ओके, 12th के बाद ही फाउंडेशन अलाउड रहता है, तो यहाँ पर इट विल बी टैक्सेबल। आ रहा है क्या समझ में?
लेकिन आईसीआई जब स्टूडेंट को देगा तब क्या हो जाएगा? तब एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि आईसीएआई इज अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एंड कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने अगर स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को सर्विस दिया तो एग्जेम्प्ट। पॉइंट समझ में आ क्या बोला? तो आईसीआई का इनवर्ड टैक्सेबल है और आउटवर्ड एग्जेम्प्ट है। तो इस केस में आईसीआई को इसका आईटीसी मिलेगा क्या? ओके, इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। आ रहा है क्या समझ? एवरीवन क्लियर विद द एग्जांपल? तो टैक्सेबल, और वो 20,000 रुपये वाला लिमिट देखिए। हाँ, अगर एजुकेशनल नहीं दिया तो एग्जाम, पर लिया तो टैक्सेबल। हाँ, नहीं नहीं, हॉस्टल अकोमोडेशन के लिए तो बताया था ना, 20,000 का लिमिट था। एक लिमिट था ना हॉस्टल अकोमोडेशन और पेइंग गेस्ट, तो वो लिमिट लगाने का उधर। 90 डेज के ऊपर का आपका स्टे है और 20,000 रुपीज से कम आपका चार्ज है, देन इट इज एग्जाम। क्लियर? ओके, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी तुम लोग का जीएमसीएस हो गया, बाकी इंटर में हुआ रहेगा। ओके, तो जीएमसीएस में क्या होता है ना, आप लोग को खाना पीना मिलता है। ओके, एक समोसा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर केटरिंग वाला बंदा है, वो किसको सर्विस दे रहा है? आईसीआई को सर्विस दे। और ऐसे आईसीआई जो है ना, वो आप लोगों से ओके फीस लेता है जीएमसीएस का। उसके अंदर खाना पीना इंक्लूड हो जाता है, बराबर है? चलो, केटरिंग टू आईसीआई टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? ओके, टैक्सेबल क्योंकि टीसीएस केटरिंग प्रोवाइडेड टू प्री स्कूल टू एचएससी एग्जेम्प्ट, मोर देन प्री स्कूल टू एचएससी टैक्सेबल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। आईसीएस स्टूडेंट को दे रहा है, पार्ट ऑफ करिकुलम है, तो इट वुड बी एग्जेम्प्ट। आ रहा है समझ में? तो आईटीसी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट सब लोग? ओके, ठीक है, यहाँ पर सुनो अभी। तो ये क्लियर है सब पॉइंट सब लोग? ठीक है। अब यहाँ पर सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन। ओके, सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और सर्विसेज रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। देखो, दो दो लाइन्स हैं इसके अंदर। ओके, सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन ये एक, सर्विसेज रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ये दूसरा। ओके, मतलब एग्जाम कंडक्ट करने से रिलेटेड जो भी सर्विस रहेगी इट विल बी एग्जाम्ड। और ये कोई भी इंस्टीट्यूशन रहेगा तो भी एग्जाम्ड है, एनी। इसमें कैसा था, प्री स्कूल टू एचएससी को एग्जाम था, इधर एनी सभी को एग्जामेशन है। ओके, एग्जाम्पल्स लेते हैं इसका। अभी समझो कोई कॉलेज है, ओके, वो आईसीआई को कुछ दिन के लिए, 15 दिन के लिए, ओके, एक स्पेसिफिक टाइम पर भाड़े पर दे रहा है एग्जाम सेंटर। क्योंकि आपका एग्जाम सेंटर रहता है ना, बहुत सारा अलग अलग कॉलेजेस आता है। तो कॉलेज जो रहता है ना, वो क्या करता है, आईसीआई को भाड़े पर देता है, रेंट पे देता है। ओके, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हम लोग बोलेंगे इसको। बट दिस रेंटिंग इज नॉट फॉर आईसीआई नॉर्मल प्रीमाइसेस और नॉर्मल एक्टिविटीज। वो किसके लिए? एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो रेंटिंग इज फॉर एग्जामिनेशन। आ रहा है क्या समझ? तो यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए अगर रहेगा तो क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट। तो कॉलेज ने आईसीआई को सर्विस दिया, इट विल बी एग्जाम।
जहाँ पर कॉलेज जो है ना वो क्या कर रहा है, आईसीआई को रेंट पे प्रॉपर्टी दे रहा है, ओके, फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। तो फॉर एग्जामिनेशन दे रहा है, देयर फॉर इट विल बी ट्रीटेड एज एग्जाम्ड, क्योंकि कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन है, समझ में आया? और आईसीआई स्टूडेंट से पैसा लेता है एग्जाम फीस, ओके, वो एग्जाम्ड है, वो आउटवर्ड वाले में हम लोगों ने पढ़ा था, याद है क्या? ओके, और एग्जाम्पल लेते हैं। समझो एबीसी करके एक पर्सन है, उसने स्कूल को जगह भाड़े पर दिया हुआ है, ओके, टू रन अ स्कूल। ओके, और स्कूल जो है वो स्टूडेंट से फीस लेता है, स्टूडेंट से फीस ले। बोलो टैक्सेबल और एग्जाम ये वाला। एबीसी ने स्कूल को जगह भाड़े पर दिया है, ओके, और स्कूल फीस आगे चार्ज कर रहा है, ये वाला टैक्सेबल और एग्जाम बोलो। टैक्सेबल क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए अगर होता देन इट वुड हैव बीन एग्जाम्ड, ओके, एग्जामिनेशन के लिए होना चाहिए, ओके, स्कूल जो फीस चार्ज कर रहा है वो तो नॉर्मल है, तो एग्जाम्ड है। आएगा समझ में कैसे चेक करना है? ओके, और एक बोलता हूँ। समझो प्रिंटिंग प्रेस है, ओके, प्रिंटिंग प्रेस, ओके, इसने आईसीआई को क्वेश्चन पेपर प्रिंट करके दिया, बोलो टैक्सेबल और एग्जाम। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन है, क्वेश्चन पेपर छाप के दिया, समझ में आ रहा है का पॉइंट? तो इट विल बी एग्जाम्ड। प्रिंटिंग प्रेस ने आईसीआई को आंसर पेपर छाप के दिया, बोलो टैक्स और एग्जाम। क्यों? नहीं नहीं, तो एग्जाम एग्जाम का ही है ना, आंसर पेपर भी तो देना पड़ेगा ना, खाली क्वेश्चन पे एग्जाम थोड़ी हो जाएगा। हाँ, लिखने वाला शीट। तुम लोग अच्छा, वो सजेशन आंसर नहीं, आंसर पेपर का प्रिंटिंग, एग्जाम जाएगा टैक्सेबल, ओके, आंसर इज टैक्सेबल, ओके, क्योंकि सुनो सुनो, वेरी गुड, क्योंकि सर्विस नहीं है। तो क्वेश्चन पेपर जो रहता है ना, क्वेश्चन पेपर इज कॉपीराइटेड बाय आईसीआई, लेकिन आंसर पेपर में कोई कंटेंट ही नहीं है, आंसर पेपर में तो खाली पहले इंस्ट्रक्शन शीट रहता है और बाद में खाली पेपर्स रहता है, नाम रहता है लेकिन उसमें कंटेंट नहीं है। हाँ, विजिटिंग पेपर, विजिटिंग कार्ड तो गुड्स था ना, तो ये भी गुड्स है, समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? क्वेश्चन पेपर इज सर्विस, ओके, सप्लाई का चैप्टर याद करना है, उसमें पढ़ा था, आंसर पेपर इज ट्रीटेड एज गुड्स, कोई बना सकता है। हाँ, क्लियर है का पॉइंट, समझ में आई? ओके, चलो और एक एग्जांपल देता हूँ। स्कूल ने अपने स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म दिया, बोलो। ओके, बोलो। ओके, टैक्सेबल, नहीं ऐसा भी नहीं, यूनिफॉर्म गुड्स है, ओके, हम लोग गुड्स का एग्जामिशन पढ़ ही नहीं रहे, ओके, लेकिन अगर समझो स्कूल फीस में यूनिफॉर्म ऑटोमेटिक आ गया, अलग से चार्ज नहीं किया, तो फिर एग्जाम हो जाएगा, ओके, इस बार क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, अलग से फीस लिया तो टैक्सेबल। आ रहा है क्या समझ? पर एडमिट कार्ड मिलने के लिए तो एग्जाम फीस भरा ना आपने, एडमिट कार्ड तो आउटपुट है, आपने पैसा तो एग्जाम फॉर्म का दिया। एग्जाम्ड। आ रहा है समझ में कैसे एग्जाम? ओके,
चलो सुनो, ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल। ओके, ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल मतलब क्या? अभी फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को क्या मिलता है, टैब मिलता है, उसमें ना वो लोग ऑनलाइन अपना नोट्स वगैरह देखते हैं। ओके, ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल है उनके लिए। ओके, या तो मंथली पीरियोडिकल रहता ना, मैगजीन आता, मैगजीन, यंग एक्सप्लोरर मैगजीन वगैरह। ओके, तो मैगजीन्स वगैरह जो रहता है ना, वो सब ट्रांजेक्शन भी यहाँ पर कवर है, लेकिन ये ऑनलाइन होना चाहिए। ओके, ऐसा हार्ड कॉपी नहीं आना चाहिए, वो तो फिर गुड्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्री स्कूल टू एचईसी रहेगा, देन इट विल बी टैक्सेबल, क्योंकि इन लोगों के लिए लग्जरी है। तो बच्चे लोग को ऑनलाइन का इतना ज़रूरत नहीं है। ओके, लेकिन जो लोग काम वगैरह पे जाते हैं, एलएलबी का पढ़ाई करते हैं, उन लोग को ऑनलाइन मैगजीन इंपॉर्टेंट है। तो अदर्स के लिए क्या रहेगा, एग्जाम। पॉइंट समझ में आएगा? देखो, इसका ना उल्टा हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर। ओके, ट्रांसपोर्टेशन टीसीएस में। अभी स्टूडेंट छोटा है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन नेसेसिटी है। ओके, लेकिन वो छोटा है तो ऑनलाइन उसको नेसेसिटी नहीं है, वो उसके लिए लग्जरी है। तो जिधर लग्जरी है उधर टैक्सेबल है, जिधर नेसेसिटी है उधर एग्जाम है। पॉइंट समझ में आया क्या? ओके। तो यहाँ पर प्री स्कूल टू एचएससी एंड एजुकेशन एज अ वोकेशनल एजुकेशन कोर्स, देन इट विल बी टैक्सेबल, एंड अदर्स केसेस में इट विल बी एग्जाम। है समझ? ओके। उसके बाद नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है, ये हम लोग समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक ट्रांसपोर्टर है कि वो क्या कर रहा है, वो सर्विसेज दे रहा है। किसको सर्विस दे रहा है? प्री स्कूल टू एचएससी को दे रहा है। ओके, प्री स्कूल टू एचएससी को दे रहा है। ठीक है, प्री स्कूल टू एचएससी को। पर इसके पास खुद के पास बसेस नहीं है। ओके, ये क्या करता है, एबीसी से बसेस भाड़े पर ले रहा है। ओके, बसेस हायरिंग पे ले रहा है, हायरिंग पे। ओके, हायरिंग पे बसेस लेके क्या करता है वो, आगे ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है। नाउ क्वेश्चन इज, ये हायरिंग चार्जेस के ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इस ट्रांसपोर्टर का आउटवर्ड सप्लाई अगर एग्जेम्प्ट है, ओके, इसका आउटवर्ड सप्लाई अगर क्या है, एग्जेम्प्ट है, तो इन लोग का इनवर्ड सप्लाई भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। मतलब बैक टू बैक एग्जेम्पशन। अगर मेरा आउटवर्ड एग्जेम्प्ट है, तो मैं कुछ खरीदूंगा ना उस आउटवर्ड को देने के लिए, देन ऑल्सो इट विल बी एग्जेम्प्ट। अगर समझो कि मैं आईसीआई को सर्विस दे रहा होता, आईसीआई को अगर सर्विस दे रहा होता तो क्या हो जाता, टैक्सेबल हो जाता ना, क्योंकि प्री स्कूल से ऊपर है वो। तो यहाँ पर मेरा हायरिंग ऑफ बसेस भी क्या हो जाता, टैक्सेबल हो जाता। आया क्या समझ? ओके, तो यहाँ तक हुआ अपना। उसके बाद, एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ इन इंडिया इज एग्जिम। ओके, तो रिकॉग्नाइज बाय लॉ जो अपन ने पढ़ा वो इंडिया का लॉ होना चाहिए। ओके, एसीसीए का कोर्स, सीएफए का कोर्स, ओके, ये सब कोर्सेज टैक्सेबल रहेगा, क्योंकि वो इंडिया का कोर्सेज नहीं है। ओके, रिकॉग्नाइज अगर रहेगा लॉ में तो इंडिया के लॉ में रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ओके, उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइड बाय बोर्डिंग स्कूल्स along with residence and food is exempt as predominant supplies education। मतलब कि समझो कि कोई हॉस्टल है या फिर कोई बोर्डिंग स्कूल है, वो क्या करता है, आप लोगों से एजुकेशन का चार्जेस लेता है, और उसके ओवर एंड अबव कुछ भी नहीं लेता। उसमें रहने का भी आ गया, खाना भी आ गया, पढ़ाई भी आ गया, देन इट विल बी कॉल्ड एज कंपोजिट सप्लाई, एंड यहाँ पर जीएसटी नहीं लगे। पॉइंट समझा? ओके, ये वाला पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया अभी। उसके बाद प्लेसमेंट सर्विसेज, प्लेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर टैक्सेबल। देखो, प्लेसमेंट कब होता है, पोस्ट क्वालिफिकेशन होता है। देखो, प्लेसमेंट सर्विस मतलब क्या, आईसीआई क्या करता है, एक एजेंसी रहता है। ओके, उन लोग का ना टाइप रहता है हर एक कंपनी के एचआर से। ओके, तो आईसीआई क्या करता है, उस एंटिटी के पास जाता है, बोलता है कि हम लोग के यहाँ पर अभी रिजल्ट निकला है सीए फाइनल का,
ओके, आप लोग क्या करो, एक कैंपस सेट करो। तो वो जो एजेंसी है ना, वो क्या करता है, सभी लोगों से बात करता है, एचआर से, और सभी लोगों से एक एक जन को बुला लेता है, बड़े बड़े कंपनी से। ओके, तो यहाँ पर प्लेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइड किया गया है आईसीआई को। इट विल बी टैक्सेबल। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। आगे, केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज एग्जाम्प्ट। देखो मतलब मेस, मालूम मेस फीस, मेस मालूम है क्या? कोई स्कूल और कॉलेज का खुद का मेस रहता है, मतलब वो लोग इन हाउस ही बनाते हैं। ओके, इट विल बी एग्जाम्प्ट। हाउएवर इफ प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अगर हम लोग का मेस नहीं है, मतलब खुद नहीं बनाते, हम लोग बाहर से मंगवाते हैं, तो बाहर से मंगवाएंगे तो एग्जाम्पशन कब रहेगा, जो हम लोगों ने पढ़ा, प्री स्कूल टू एचएससी रहेगा तो एग्जाम, उसके ऊपर रहेगा तो टैक्सेबल। ओके, अदरवाइज इट वुड बी टैक्सेबल। सर्विसेज में आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अगर डेसिग्नेटेड ट्रेड है, मतलब कि नोटिफाइड है, ओके, नोटिफाइड रहेगा तो एग्जाम, अगर नोटिफाइड नहीं रहेगा तो फिर टैक्सेबल। एंड जो नोटिफाइड एग्जाम्स है, उसका एंट्रेंस फीस जो रहेगा वो भी एग्जाम। ओके, नोटिफाइड चीजों का एंट्रेंस फीस भी जो रहेगा वो क्या रहेगा, एग्जाम रहेगा। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद फॉरेन कोर्सेस बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आर टैक्सेबल। ओके, मतलब इंडिया के बाहर का जो भी कोर्सेज है, और फॉरेन इंस्टीट्यूट्स इंडिया में आके लेती रहेंगी। ओके, वो सब क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। उसके बाद मैराटाइम इंस्टीट्यूट्स आर ऑल्सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड दस एग्जाम्ड। ओके, मैराटाइम इंस्टीट्यूट्स मतलब क्या, रुस्तम पिक्चर देखा है क्या? उसमें मतलब नेवल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है, तो मैराटाइम इंस्टीट्यूट्स उन लोग को ट्रेनिंग देता है। ओके, तो वो लोग जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। उसके बाद इशुएंस ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट टू लिविंग और एक्स स्टूडेंट इज ऑल्सो एग्जाम्ड। ओके, अपन जब समझो इंडिया के बाहर जाते हैं, तो जिस स्कूल में हम लोग पढ़े हैं या तो जिस कॉलेज से पास आउट किए, ओके, उन लोग से बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए रहता है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगते हैं। बोनाफाइड मतलब कि आप लोग सच में यहाँ से पढ़े हो। ओके, तो वो सर्टिफिकेट देने का वो लोग कुछ चार्जेस मांगते होंगे, तो वो भी एग्जाम्ट रहेगा। एंड लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह जो रहता है, ओके, वो सब भी एग्जाम्ट। उसके बाद टैक्सेस, टैक्सेबिलिटी ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड बाय आईआईएम। ओके, जो एमबीए का कोर्सेज रहता है ना, ओके, वो आईआईएम प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें क्या बोला हुआ है, अगर आपका कोर्स 12 महीने से ज्यादा का है, इसको बोलते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स। क्या बोलेंगे इसको, लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स। लॉन्ग ड्यूरेशन में सच में पढ़ाई होएगा तो एग्जाम्ट। ओके, और शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स मतलब 12 महीने से कम का पढ़ाई, ओके, इसको बोलेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स, एंड दिस विल बी टैक्सेबल। ओके, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज विल बी टैक्सेबल, लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेज विल बी एग्जाम्ट। समझा है क्या पॉइंट? एवरीवन क्लियर? बंद करने का? तो ये समझ में आ गया, हो गया। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया अपनी। ठीक है, था थोड़ी देर में चलो, बाद में करता हूँ। ये समझ में आया क्या पूरा? तो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया। ठीक है, इसको लिख लो अभी।
तो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चालू करेंगे अभी। ठीक है। देखो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे पहला प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और एनी सिविल वर्क और एनी अदर ओरिजिनल वर्क्स pertaining to beneficiary led individual housing construction, दैट इज ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना आर एग्जेम्प्ट। देखो इसका मतलब क्या है, अगर समझो कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ घर बन रहे और कुछ बिल्डिंग्स बन रही, वो बिल्डिंग को बनाने के लिए ओके प्रधानमंत्री आवास योजना ने क्या लिया, लेबर से सर्विस लिया, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर से सर्विस लिया विच इज प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। ओके लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस केस में एग्जेम्पशन मिलेगा। तो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। हम लोगों ने किसको देना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना को। ओके और वो लोग किसके लिए बनाने चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए या तो सिविल स्ट्रक्चर के लिए। ओके या तो फिर कोई ओरिजिनल वर्क्स, मतलब कुछ नया स्ट्रक्चर बना रहे हो लोग, जैसे पार्किंग लॉट बना रहे। ओके या तो फिर कुछ चीज को रिपेयरिंग कर रहे हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने लेबर सर्विस दिया। तो लेबर सर्विसेज के ऊपर एग्जेम्पशन, समझ में आ रहा है क्या। कंस्ट्रक्शन के काम के लिए नहीं, लेबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्जेम्पशन है। मतलब अगर हम लोग को ऐसा काम मिला कि आपको बनाने का है पूरा, देन इट विल बी टैक्सेबल। लेकिन अगर हम लोग को लेबर सर्विस देने का काम है तो क्या हो जाएगा, एग्जाम। आ रहा है क्या समझ में। तो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और सिविल स्ट्रक्चर और एनी अदर ओरिजिनल वर्क्स। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमको नहीं बुलाया, हमको किसके लिए बुलाया, लेबर लेके आओ। मालूम ऐसे नीचे बैठे रहते लेबर, सुबह सुबह इधर ही नीचे रहते हैं। ओके तो वो लेबर को लेके जाते लोग, कॉन्ट्रैक्टर। और समझो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के घर में उन लोग को यूज किया बनाने, तो इट विल बी एग्जाम। उसके बाद सर्विसेज बाय वे ऑफ इरेक्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिनल वर्क्स पर्टेनिंग टू सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट। ओके इसके बारे में लिखो इधर, बंगलो। मतलब अगर हम लोग ना बंगलो बनवा रहे कंस्ट्रक्शन करवा रहे, देन ओनली इट इज एग्जेम्प्ट। देखो प्रधानमंत्री आवास योजना वाला जो पॉइंट था ना, उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं था, उसमें क्या था, लेबर कॉन्ट्रैक्ट था। और नीचे वाले में क्या, लेबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नीचे वाले में क्या है, हाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चाहिए। मतलब हम लोगों ने बंगला बनवाना चाहिए, अगर हम लोगों ने बंगला बनवाने के लिए लेबर लिया, ओके देन इट विल बी टैक्सेबल। अगर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन करवाया तो इट विल बी एग्जाम। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है पॉइंट क्या बोल रहा हूँ। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। एग्जाम में ऐसा आता है, रिपेयरिंग सर्विसेज टेकन फॉर सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। ओके रिपेयरिंग सर्विसेज टेकन, रिपेयरिंग सर्विस टेकन बोलो, टैक्सेबल और एग्जाम। टैक्सेबल समझ में आ रहा है क्या पॉइंट, क्योंकि हम लोग को कौन सा सर्विस लेना है तो एग्जामेशन मिलेगा, कंस्ट्रक्शन का सर्विस लेंगे तो एग्जामेशन मिलेगा। तो एग्जाम में ध्यान देना है कि रिपेयरिंग है या फिर कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन रहेगा तो इट विल बी एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। रिपेयरिंग रहेगा तो इट विल बी टैक्सेबल। हाँ कंस्ट्रक्शन लिख के रहेगा या तो कैपिटलाइज लिखा रहेगा। ओके मतलब रिसिपेंट उसको कैपिटलाइज कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। फर्स्ट पॉइंट में खाली लेबर था, सेकंड पॉइंट में लेबर छोड़ के दूसरा है, मतलब दोनों अपोजिट पॉइंट्स। ओके तीसरा यहां पर पढ़ते हैं। देखो अभी टीडीआर का ट्रांजेक्शन है, टीडीआर एफएसआई का, उसमें हम लोग ये एग्जांपल से समझेंगे पूरा। हम्म दो ही हाँ प्रधानमंत्री आवास योजना होना चाहिए। हाँ बाकी लोग को दिया तो टैक्सेबल है। हाँ सेकंड पॉइंट में सबके लिए। हाँ सेकंड पॉइंट इज फॉर एवरी। क्लियर है क्या, ओके। अब देखो टीडीआर और एफएसआई का हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं।
समझो कि ये लैंड है, ओके। यहाँ पर बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोगों ने किसी बिल्डर को बुलाया, ओके। अभी नीचे का जो पार्ट है ना, ये वाला, ओके, ये समझो कि कमर्शियल होने वाला है, और जो ऊपर रहेगा वो पूरा बिल्डिंग्स रहेगा। ओके, रुनवाल ग्रीन के नीचे है, देखो, वो मैपल, क्या हुआ? भाई तो बेचारा भी परी को बना दो अभी। देखो सर, अभी ये जो है ना नीचे का पार्ट, ये कमर्शियल है, ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इट इज रेसिडेंशियल। देखो अभी इसमें बोला क्या गया है, पहले तो ये जो लैंड था ना अपना, समझो कि ये लैंड है, ठीक है। भाई लैंड पे ये सब बनाने के लिए उसको क्या लगेगा, टीडीआर तो चाहिए ना, डेवलपमेंट राइट तो देना पड़ेगा। डेवलपमेंट राइट देंगे तो ही बना पाएगा। तो समझो कि हम लोगों ने उसको डेवलपमेंट राइट दिया, ओके, 50 लाख रुपए में डेवलपमेंट राइट दिया, ओके, 50 लाख में क्या दिया, डेवलपमेंट राइट्स दिया। अब ये 50 लाख के ऊपर जीएसटी कितना भरने को आएगा, वैसे तो 18% के हिसाब से अगर निकाला तो 9 लाख रुपीज भरने को आएगा। अभी गवर्नमेंट बोलता है कि 9 लाख भरने का जरूरत नहीं है, एग्जेम्पशन मिलेगा। देखो वैसे तो 9 लाख भरने को आ रहा है, लेकिन एग्जेम्पशन मिलेगा, आपको पूरा 9 लाख नहीं भरना है। तो गवर्नमेंट से जितना आपका प्रपोर्शन रेसिडेंशियल का बनने वाला है ना, ओके, उतना एग्जेम्प्ट। मतलब क्या, देखो, समझो कि 750 स्क्वायर मीटर आप लोग का रेसिडेंशियल बनने वाला है, और 250 स्क्वायर मीटर आपका कमर्शियल बनने वाला है। तो 9 लाख पूरा का पूरा एग्जेम नहीं होएगा, ना ही पूरा का पूरा टैक्सेबल होएगा। उसमें से 750 का प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, एग्जेम। मतलब 9 लैक्स इंटू 750 अपॉन 1000, ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट अमाउंट क्या आएगा, देखो, ठीक है, क्या? हाँ, मतलब 225 के ऊपर 225 जीएसटी भरना पड़ेगा। ओके, 675, हाँ। इसका कितना आ रहा है, 675। हाँ, तो 675 का हम लोग को क्या मिल गया, ओके, एग्जिबिशन मिल गया। मतलब 272 कितना था, 225, उतना जीएसटी भरना पड़ेगा। पॉइंट समझा क्या? तो इतना एग्जिबिशन हो गया, मतलब कि 750 का जो प्रपोर्शन रहेगा ना, ये वाला प्रपोर्शन, ओके, ये गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट का ये एग्जामेशन जो है ना, ये अब तक फाइनल नहीं है। देखो आज के तारीख पे गवर्नमेंट आपसे जीएसटी कितना लेगा, 225 ले लेगा, 675 नहीं लेगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलता है, ये 675 में से भी कुछ अमाउंट आपको देना पड़ेगा। लेकिन कब देना पड़ेगा वो समझते हैं। ओके, सुनो सुनो, बराबर है, अनसोल्ड वाला ही पॉइंट है, देखो। अभी गवर्नमेंट क्या बोलता है कि 750 में से जितना अगर आपका अनबुक रहेगा ना, अनबुक एज ऑन द डेट ऑफ सीसी, हम लोग क्या चेक करेंगे, सीसी के दिन पे चेक करेंगे कि कितना फ्लैट आपका बाकी है बुक करने का। समझो कि इतना फ्लैट रह गया बाकी, ओके, इतना फ्लैट बाकी रह गया। ओके, इतना फ्लैट्स बाकी रह गया, ओके। और इसका जो एरिया है ना, ये 225 स्क्वायर मीटर है, फॉर एग्जाम्पल। आपको एग्जामेशन कितने अमाउंट का मिला था और कितने एरिया का मिला था, 750 स्क्वायर मीटर का मिला था एग्जामेशन, और अमाउंट था 6 लाख 75। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, 6 लाख 75 का एग्जामेशन दिया था ना आपको, ओके, ये कितने स्क्वायर मीटर का दिया था, 750 का। कितना बुकिंग नहीं किया आप लोगों ने, 225। तो जितना बुकिंग नहीं किया ना, उतने का आपको एग्जामेशन रिवर्स करना पड़े। कितना आएगा, देखो, 2 लाख, ठीक है।
ठीक है, 2,02,500। ओके, इतना हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एग्जेम्पशन रिवर्स करना पड़ेगा। आ रहा है क्या समझ में? तो गवर्नमेंट का लॉजिक क्या है, अगर आप लोग सीसी तक बुक करते ना, तो गवर्नमेंट को फ्लैट के वैल्यू पे जीएसटी मिलने वाला था। इसीलिए गवर्नमेंट ने टीडीआर के ऊपर एग्जेम्पशन दिया था। ध्यान से सुनो, एकदम उल्टा सोचना है। हम लोगों ने क्या देखा था, सीसी तक अगर बुक किया तो टैक्सेबल रहेगा, तो टीडीआर एग्जेम्प्ट रहेगा। और अगर समझो गवर्नमेंट को मालूम पड़ा कि आप लोग सबका सब फ्लैट सीसी के बाद ही बेचने वाले हो, ओके, तो फिर आपको टीडीआर का एग्जेम्पशन नहीं देंगे। क्योंकि सीसी के दिन पे सब फ्लैट अगर अनबुक्ड रह गया, मतलब कि ऑल द फ्लैट्स आर गोइंग टू बी बुक्ड आफ्टर सीसी। तो आफ्टर सीसी अगर हम लोग बेचेंगे तो जीएसटी भरने वाले हैं क्या? नहीं, फ्लैट के वैल्यू पर जीएसटी नहीं भरेंगे। तो यहाँ पर आपको एग्जेम्पशन पूरा का पूरा रिवर्स करना पड़ जाए। देखो, सीसी तक बुक किया ना, तो फ्लैट के वैल्यू पे जीएसटी भरना पड़ता है। और बुक किया मतलब इट इज अनबुक्ड। ओके, यहाँ पर देखो, अनबुक वाला जो फ्लैट था ना, एग्जाम्पल समझो कि ये पूरा प्रोजेक्ट है, बरोबर, यहाँ तक सीसी है। समझो इधर अगर मैंने बुक कर दिया, तो सीसी के दिन पे अनबुक रहेगा क्या? बुक हो गया ना, तो सीसी के दिन पे अनबुक रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इट इज नॉट अनबुक। नॉट अनबुक मतलब एग्जेम्पशन रिवर्स करना पड़ेगा क्या? ओके, नॉट टू बी रिवर्स्ड। एग्जेम्पशन इज नॉट टू बी रिवर्स्ड। पर बुक हो गया मतलब कि जीएसटी तो भरना पड़ेगा। सीसी के पहले बुक हो गया, तो यहाँ पर फ्लैट के प्राइस पे जीएसटी आने वाला है। ओके, लेकिन टीडीआर जो रहेगा ना, उसके ऊपर एग्जेम्पशन मिल जाएगा, क्योंकि कुछ भी अनबुक बचा ही नहीं। ओके, दोनों उल्टा चलेगा। अगर हम लोगों ने समझो बुकिंग नहीं किया तो टैक्स नहीं लगेगा फ्लैट के ऊपर। ओके, पर टीडीआर के ऊपर लग जाएगा। हाँ, कोई तो एक जगह पे टैक्स लगेगा। ओके, टीडीआर पे भरो या तो फ्लैट पे भरो, दोनों साथ में नहीं चलेगा। अगर फ्लैट पे भर रहे हैं तो टीडीआर पे नहीं भरना है, टीडीआर पे भर रहे हैं तो फ्लैट पे नहीं भरना है। ओके, ये समझ में आया? कमर्शियल प्रॉपर्टी का तो भर दिया ना पहले ही, पहले ही भर दिया हम लोगों ने। अच्छा चलो, अभी ये वाला मेरे को फॉर्मूला बताओ, इधर क्या फॉर्मूला लगाया? 9 लाख रुपीज क्या था? 9 लाख रुपीज जीएसटी पेएबल था ये। जीएसटी पेएबल था इन टू 750 क्या था? हाँ, रेसिडेंशियल का कारपेट एरिया था। ओके, डिवाइडेड बाय 1000 क्या था? टोटल कारपेट एरिया। हाँ समझ में? तो अपने को आंसर क्या मिला? जीएसटी एग्जेम्प्टेड। ओके, जीएसटी एग्जेम्प्टेड का आंसर मिल गया। क्लियर है क्या? ओके, अभी यहाँ पर जीएसटी पेएबल का आंसर मिल रहा है। रिवर्स कर रहे हैं ना, मतलब पे कर रहे हैं। कैसे निकाला? 675 क्या था? जीएसटी एग्जेम्प्टेड। देखो, ये जो 675 है ना, वो ही है ना ये वाला, तो यही 675 इधर लिखता हूँ। दैट इज जीएसटी एग्जेम्प्टेड इन टू 225 क्या था? हाँ, अनबुक्ड फ्लैट्स, अनबुक का कारपेट एरिया अपॉन 750 क्या था? हाँ, टोटल रेसिडेंशियल का कारपेट एरिया। क्लियर है क्या? और आंसर क्या आएगा? क्योंकि जीएसटी पेएबल और रिवर्सिबल। क्लियर है क्या? तो ये दो फॉर्मूलाज अपना होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पर ये जो दो फॉर्मूला बड़ा बड़ा, दोनों फॉर्मूला। ओके, एक बार ये फॉर्मूला रीड करते हैं। जीएसटी पेएबल ऑन टीडीआर, ऊपर देखो एग्जेम्पशन का फॉर्मूला ये, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन ऑन, इधर से पढ़ने का। ओके, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन ऑन जीएसटी पेएबल ऑन टीडीआर मतलब 9 lakhs। एग्जेम्पशन निकाल रहे हैं, एग्जेम्पशन। ओके, तो जीएसटी पेएबल ऑन टीडीआर टोटल मतलब 9 लाख इंटू 750 अपॉन 1000। ठीक है, उसके बाद फर्दर प्रमोटर विल बी लाइबल टू पे जीएसटी ऑन आरसीएम बेसिस। ओके, ऑन अनबुक फ्लैट्स। अनबुक कैसे आया? जितना एग्जेम्प्ट हुआ था, ओके, मल्टीप्लाइड बाय अनबुक्ड फ्लैट्स का कारपेट एरिया अपॉन टोटल रेसिडेंशियल का कारपेट एरिया। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, समझा पॉइंट्स? उसके बाद इन सिंपल वर्ड्स एग्जेम्पशन इज टू द एक्सटेंट ऑफ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स बुक्स बिफोर सीसी। ठीक है, उसके बाद लोकेशन चार्जेस और प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस इन एडिशन टू लीज प्रीमियम
ऑफ लैंड आर ऑल्सो एग्जिम्ड। मतलब क्या? अभी समझो कि हम लोग को सी फेसिंग घर चाहिए, तो हम लोगों ने अपना प्रेफरेंस दिया, बोलता है कि इसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस को बोलते हैं। को सी फेसिंग चाहिए तो एक्स्ट्रा चार्ज भरो, तो उसका भी सेम ट्रीटमेंट रहेगा, बस ऐसा लिखा, सेम ट्रीटमेंट। और ये जो एप्लीकेबिलिटी है ना, वो खाली टीडीआर पे नहीं है, टीडीआर पे भी है, एफएसआई पे भी है, और लॉन्ग टर्म लीज पे भी, सब पे। क्लियर है क्या? इसको लिखो। हाँ, हाँ, इसको लिखो। कंस्ट्रक्शन सेक्टर अपना हुआ।
ये पूरा का पूरा हम लोग इधर ही करेंगे, ठीक है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। देखो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में क्योंकि अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स है, क्योंकि जो हम लोग सीखने वाले हैं अलग अलग मोड से हम लोग सीखेंगे। अभी चार मोड रहता है, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। ओके, तो चार मोड्स है। ओके, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रोडवेज से। अभी रोडवेज में सबसे पहला जो मोड रहेगा वो बस का यहाँ पर कवरेज किया। ओके, बस से अगर हम लोग जाते हैं, ओके, तो टैक्सेबिलिटी क्या रहेगा वो यहाँ पर सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला ना बस को ये लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया। क्योंकि एक टाइप का जो बस रहेगा इट विल बी स्टेज कैरियज। ओके, स्टेज कैरियज। यानी दूसरा टाइप रहेगा इट वुड बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट कैरियज। ओके, स्टेज कैरियज का मतलब क्या होता है? स्टेज कैरियज मतलब कि ऐसा बस, ओके, जो मतलब थोड़ा थोड़ा स्टॉप में रुकेगा, ओके, नए पैसेंजर्स को लेगा, जूने पैसेंजर को उतारेगा, ओके, एंड आगे जाएगा। ओके, स्टॉप पे रुकने वाला बस, बेसिकली उसको बोलते हैं स्टेज कैरेज। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मतलब कि आपके घर से निकला और डायरेक्टली डेस्टिनेशन पे रुकेगा, जैसे मुंबई दर्शन का बसेस, ओके, टूर्स एंड ट्रैवल्स का बसेस। एक उन लोग का पिकअप पॉइंट रहता है, मालूम है? वो पिकअप पॉइंट से हम लोग चढ़ेंगे और डायरेक्टली फिर डेस्टिनेशन पे उतरेंगे। अभी मेरे को बताओ कि इन दोनों में से टूरिज्म टूरिज्म किस में पॉसिबल है ज्यादा? कॉन्ट्रैक्ट में टूरिज्म पॉसिबल है, ओके। तो गवर्नमेंट बोलता है एसी वाला जो बसेस रहेगा ना, ओके, वो तो पहली बात दोनों जगह टैक्सेबल। ओके, एसी का जो बसेस रहेगा वो दोनों जगह पे टैक्सेबल। उसके बाद नॉन एसी बसेस। ओके, नॉन एसी बसेस। अब नॉन एसी बसेस में आप लोगों ने क्या बताया, टूरिज्म किधर पॉसिबल है ज्यादा? कॉन्ट्रैक्ट में। तो नॉन एसी के अंदर इधर बाइफर्केशन कर दिया, बोला कि अगर टूरिज्म के लिए रहेगा देन इट विल बी टैक्सेबल, एंड अगर अदर्स रहेगा देन इट विल बी एग्जेम्प्ट। क्लियर है पॉइंट? ओके। और यहाँ पर स्टेज कैरियज में, ओके, नॉन एसी को क्या बोल दिया लोगों ने? एग्जेम्प्ट। समझा है क्या पॉइंट? अब देखो अपना ना ये जो 414 नंबर का बस है ना, मतलब साईधाम से होके जाता है, ओके, नागौर बस स्टॉप। ओके, उन लोगों का ना टिकट का प्राइस 12 रुपया फिक्स है। ओके, आप लोग किधर भी उतरो, किधर भी उतरो, 12 रुपया फिक्स है। पर एक्चुअली में तो रुक रुक के जा रहा है। ओके, एसी है फिलहाल तो, ठीक है। नॉन एसी अगर रहेगा, ओके, नॉन एसी अगर रहता, टूरिज्म रहता तो टैक्सेबल हो जाता। तो ये लोग ना क्या करते, जानबूझ के खुद के सर्विस को टैक्सेबल में लेके जाने के लिए उसका फेयर जो है ना वो एक ही फेयर रखा है, ताकि टैक्सेबल हो जाए। टैक्सेबल होने से उनको क्या मिलेगा? बस खरीदने का आईटीसी मिलेगा। समझ में आ रहा है का पॉइंट? देखो अगर समझो वो लोग ना ऐसा फेयर रखते ना कि इधर तक उतरेंगे तो 6 रुपया, इधर तक उतरेंगे तो 8 रुपया, इधर तक उतरेंगे 10 रुपया, तो इट विल बी क्लासिफाइड इन स्टेज कैरियज। और स्टेज कैरियज में अगर नॉन एसी गिरता है ना तो इट इज एग्जेम्प्ट। लेकिन उन लोगों ने क्या रख दिया, एक ही प्राइस रख दिया। तो इसीलिए अगर नॉन एसी बसेस भी रहेगा ना, 414 नंबर, फिलहाल तो एसी है, लेकिन पहले का टाइम में समझो नॉन एसी हुआ करता था, तो फिर भी वो टैक्सेबल हुआ करता था। तो टैक्सेबल होने का फायदा क्या है? आईटीसी मिलेगा। देखो कस्टमर तो जीएसटी देगा ही अपने को, ओके, वो थोड़ी ना बोलेगा, हम लोग बोलेंगे उसको कि जीएसटी लगता है दो, तो दे देगा वो, उसको थोड़ी मालूम है लॉ। पॉइंट समझ में आया क्या? तो उससे तो जीएसटी ले लो और हम लोग आईटीसी ले लेंगे फिर। पॉइंट समझ में आया क्या कैसे ये लोग यूज करते हैं? तो बस का समझ में आएगा सब लोग को, कैसे याद रखना है समझा? देखो ये 5 पॉइंट है, लेकिन याद कैसे रखना है? एकदम सिंपल। दोनों का एसी टैक्सेबल, नॉन एसी में टूरिज्म किधर हो सकता है?
कॉन्ट्रैक्ट में, तो कॉन्ट्रैक्ट में नॉन अपना कॉन्ट्रैक्ट में नॉन एसी में टूरिज्म टैक्सेबल एंड अदर्स रहेगा तो एग्जाम। यहाँ तक क्लियर है क्या? ओके। तो अपने हाँ, नहीं देखो स्टेज कैरियज मालूम कैसे पड़ता है, थोड़ी थोड़ी देर में रुक रहा है पर पैसा भी उसके हिसाब से वेरी करना चाहिए। अभी समझो कि मुंबई दर्शन जाना है, तो मुलुंड से चढ़ो या भांडुप से, प्राइस तो एक ही रहेगा। ओके, तो वो इंटेंशन से ये लोग खुद को कॉन्ट्रैक्ट कैरियज बताते हैं कि हम लोग का प्राइस तो एक ही है। पॉइंट समझना है? ओके। ओके, बसेस का समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड, मीटर कैब, मीटर कैब, मोटर कैब एंड ऑटो। ओके, मीटर कैब, मोटर कैब एंड ऑटो। मीटर कैब मतलब जो बाइक वगैरह में चलता है मीटर पे। ओके वो। फिर मोटर कैब, उसमें कैसा रहता है कि अपने को ना पहले से वो एक फेयर बताया था कि यहाँ से यहाँ तक का इतना रुपया होएगा, मीटर चालू नहीं करता है, फेयर खुद से बता डालता है। ओके, एंड ऑटो। अब इसके अंदर हम लोग को बाइफर्केशन करने का कि हम लोग का फेयर कैसा है, मतलब भाड़ा कैसा है। अगर जर्नी वाइज है, ओके, एक काम करते हैं। ओके, पहले तो इसका बाइफर्केशन ऐसा करेंगे, अगर ई कॉमर्स से बुक किया है या फिर ऑफलाइन बुकिंग किया। अगर ई कॉमर्स से बुकिंग किया मतलब ओला ऑटो, ओके, ओला कैब, तो इट विल बी टैक्सेबल, इट विल बी टैक्सेबल। अगर हम लोगों ने ऑफलाइन बुकिंग किया, ओके, तो उस केस में हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग जो उसको पेमेंट कर रहे हैं ना, वो लमसम पेमेंट कर रहे हैं या तो फिर जर्नी वाइज कर रहे हैं, मतलब कि समझो यहाँ से यहाँ तक का इतना रुपया, तो इसको बोलते हैं हम लोग जर्नी वाइज पेमेंट। अगर जर्नी वाइज रहेगा, जर्नी वाइज रहेगा, इट विल बी एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर हम लोगों ने लमसम पे किया, लमसम मतलब कि हम लोग समझो घूमने गए, हम लोगों ने उसको बोला कि पूरा दिन का कितना होगा वो बताओ। अरे हम लोग कोई टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि पूरा दिन हम लोग को ये स्पॉट पे जाने का, आप बताओ कितना होएगा। तो उधर ना हम लोग का चार्जेस जर्नी वाइज नहीं है, हम लोग का डे वाइज है। ओके, एक दिन का इतना, दो दिन का इतना, तो यहाँ पर लमसम चार्ज रहेगा तो इट विल बी टैक्सेबल। बाइफर्केशन समझ में आएगा? ई कॉमर्स रहेगा तो ऑलवेज टैक्सेबल, ऑफलाइन बुकिंग रहेगा तो जर्नी वाइज रहेगा तो एग्जेम्प्ट, एंड अगर लमसम रहेगा तो टैक्सेबल। क्लियर है? उसके बाद रेडियो टैक्सी। ओके, रेडियो टैक्सी इज ऑलवेज टैक्सेबल। ओके, रेडियो टैक्सी इज टैक्सेबल। रेडियो टैक्सी मतलब क्या, जिसमें जीपीएस रहता है। देखो ओला कैसा रहता है, ओला अपने को मालूम पड़ता है ड्राइवर किधर पहुंचा, तो वैसे ही रहता है रेडियो टैक्सी। ओके, रेडियो टैक्सी में अपने को मालूम पड़ता है कि वो गाड़ी किधर पहुंचा। तो रेडियो टैक्सीज में भी जीपीएस रहता है, ओला में भी जीपीएस सिग्नल से चलता है, तो यहाँ पर इट विल बी टैक्सेबल। क्योंकि ओला को टैक्सेबल किया है तो फिर रेडियो टैक्सी को भी टैक्सेबल करना पड़ेगा। उसका रोप वेस। ओके, रोप वे सुना है कभी? रोप वे, ओके, एक बीम रहता है उसके ऊपर से चलता है। ओके, वो रोप रहता है उसके ऊपर डब्बा रहता है ऐसा, तो रोप वेज आर टैक्सेबल। समझ में आएगा सब लोग? तो ये बस का हो गया, मतलब ये रोडवेज का हो गया। ओके, बस, ऑटो, फिर कैब, सब हो गया इसके अंदर। अभी रेलवेज बाकी है, वाटरवेज बाकी है एंड प्लेन बाकी है। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट सब लोग को? तो ये अपना रोडवेज का पूरा हो गया डिस्कशन। उसके बाद अभी हम लोग बात करेंगे रेलवेज का। ओके, रेलवेज में हम लोग को चेक करना है कि अपना गाड़ी कौन सा है, लोकल है या फिर एक्सप्रेस है। अगर लोकल ट्रेन रहेगा, उसमें हम लोग को चेक करना है, ओके, एसी है या फिर नॉन एसी। ओके, नॉन एसी रहेगा तो हम लोग को चेक करना है फर्स्ट क्लास है कि सेकंड क्लास। ओके, एसी रहेगा तो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। टैक्सेबल। नॉन एसी में फर्स्ट क्लास का डब्बा टैक्सेबल, सेकंड क्लास एग्जेम्प्ट। आ रहेगा समझ में? उसके बाद एक्सप्रेस ट्रेन रहेगा। ओके, मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट वाला, तो यहाँ पर एसी के डब्बे जो रहेंगे दे विल बी टैक्सेबल, एंड जो स्लीपर कोच रहेगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट।
आ गया समझ में? इसको ऐसे बनाओ क्या चार्ट, या ऐसे समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? अगर लोकल रहेगा, एसी रहेगा टैक्सेबल, नॉन एसी तो फर्स्ट क्लास टैक्सेबल, सेकंड क्लास एग्जाम। क्लियर है यहाँ तक? बोलो। क्या क्या क्या? नहीं आ जाएगा। चलो सुनो आगे। देखो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखो। मेट्रो, मोनो एंड ट्रैमवे। ओके, मेट्रो, मोनो एंड ट्रैमवे। ओके, ये तीनों चीजें एग्जेम्प्ट रहेगा, बिकॉज दे आर गिविंग, ओके, पब्लिक जो बोलते हैं ना अपन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे रहे, प्रमोटिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। देखो अभी मेट्रो एसी का मेट्रो है, पर फिर भी क्या बोला है ये लोगों ने? एग्जेम्प्ट। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को संभाल रहा हो। और मेट्रो जो है ना वो खाली रिलायंस का नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो, और गवर्नमेंट का भी उसमें स्टेक है। क्लियर है पॉइंट? तो मेट्रो, मोनो एंड ट्रैमवे। ट्रैमवे मतलब क्या? जो रोड पे ट्रैक रहता है ना, ओके, कलकत्ता वगैरह में रहता है, तो रोड पे ट्रैक रहता है, उसके ऊपर से गाड़ी वगैरह जाती है। ठीक है। क्या क्या? अब पढ़ा। एक्चुअली मैं अभी टैक्सेबल रखा है, क्योंकि प्राइस के हिसाब से देखें तो बहुत प्राइस है। सेकंड क्लास का प्राइस कम है, फर्स्ट क्लास का ज़्यादा है, लेकिन मेट्रो में तो सब जगह सेम ही प्राइस है, कोई डब्बे का भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो अपना रोडवेज, रेलवेज हो गया। अभी वाटरवेज एंड एयरवेज, बाद में एक साथ पूरा लिख लो, सुनो। ओके, वाटरवेज, इसके अंदर दो पार्ट बोला है लोगों ने। ओके, इनलैंड वाटरवेज, ओके, एंड अदर्स। इनलैंड वाटरवेज मतलब क्या? दो सिटी के बीच में हमको ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए एक वाटरवेज बनाया लोगों ने, दो सिटी के बीच का ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनलैंड वाटरवेज एंड इट इज एग्जेम्प्ट। ठीक है। और अगर अदर्स रहेगा, तो यहाँ पर चेक करना है कि टूरिज्म के लिए है कि नहीं। अगर टूरिज्म के लिए है देन इट विल बिकम टैक्सेबल, एंड अगर अदर देन टूरिज्म है तो फिर क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। क्लियर पॉइंट? कभी एयरवेज। ओके, एयरवेज में क्या देखो, एयरवेज में दो पार्ट है, इकोनॉमी क्लास एंड बिजनेस क्लास। कौन सा बड़ा रहता है? नहीं, ज्यादा लोग नहीं, ऐसा। महंगा बिजनेस का। ठीक है, सुनो सुनो। तो इकोनॉमी क्लास ना सस्ता क्लास रहता है, मतलब रेलवेज का कैसे सेकंड क्लास बोलते हैं, तो इधर का सेकंड क्लास मतलब इकोनॉमी क्लास। ओके, थोड़ा इधर सेकंड क्लास को भी इज्जत देना पड़ता है, प्लेन में जा रहा है। ओके, तो इकोनॉमी क्लास सस्ता वाला है, ओके, बिजनेस क्लास महंगा वाला है। तो बिजनेस क्लास इज ऑलवेज टैक्सेबल, ऑलवेज टैक्सेबल। इकोनॉमी क्लास में एग्जेम्पशन दिया है, बोलते हैं कि अगर आप लोग स्पेसिफिक स्टेट्स से, ओके, स्पेसिफिक स्टेट से एम्बार्क कर रहे हो, मतलब जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, ओके, या तो टर्मिनेट कर रहे हो, दोनों में से कुछ भी चलेगा। स्पेसिफिक स्टेट से अगर आप लोग कर रहे हो देन इट विल बी एग्जाम। ओके, एंड अगर अदर स्टेट्स रहेगा तो फिर इट विल बी टैक्सेबल। और ये स्टेट्स कौन सा है, इसको याद रखना है, सामंत भाई। ओके, सामंत भाई। एस, सिक्किम। ए, अरुणाचल प्रदेश। एम क्यूब है, एम क्यूब, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। ओके, ए आसाम, इधर अरुणाचल था, इधर आसाम। एन नागालैंड, टी त्रिपुरा, और बी से बगडोगरा। ओके, वेस्ट बंगाल में एक सिटी है, ओके, बगडोगरा करके। ओके, तो यहाँ से अगर आप लोग चढ़ोगे या तो उतरोगे तो इट विल बी एग्जाम, बट ओनली इन इकोनॉमिक क्लास। बिजनेस क्लास में अगर हम लोग यहाँ से चढ़ेंगे तो इट विल बिकम टैक्सेबल। कौन सा स्टेट से सामंत भाई, एक बार नाम बोलो। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड बगडोगरा। क्लियर है क्या?
यहाँ से चढ़े या तो यहाँ पे उतरे, इट विल बी एग्जाम्प्ट। नहीं नहीं, इकोनॉमी क्लास, हाँ ये चेंज हुआ अभी। पहले पूरा एग्जाम्प्ट, इकोनॉमी ऐड किया, ये वर्ड ऐड किया, पहले पूरा एग्जाम्प्ट था। जब तुम लोग इंटर में थे ना, तब ये पूरा एग्जाम्प्ट था, इकोनॉमी से चढ़ा बिजनेस से। अभी अमेंडमेंट लाया, लास्ट 2 अटेम्प्ट पहले अमेंडमेंट लाया, इकोनॉमी वर्ड को ऐड किया। ओके, इकोनॉमी ऐड करने से क्या हो गया, जो सस्ते वाले लोग हैं ना उन लोग को एग्जामेशन मिलेगा, जो महंगे में जा रहे हैं तो फिर उन लोग को थोड़ी ना एग्जामेशन। पॉइंट समझा गया? क्लियर है? क्या क्या? इधर एयरपोर्ट वगैरह इतना है ही नहीं, इन लोग को बढ़ावा देना है तो। ओके, हाँ, क्लियर है क्या यहाँ तक? आगे चलो, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, इधर देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टूर ऑपरेटर टू फॉरेन टूरिस्ट इन रिलेशन टू टूर कंडक्टेड होली आउटसाइड इंडिया। ओके, टूर ऑपरेटर को सर्विस देना है। ओके, टूर ऑपरेटर सर्विस दे रहा है। ओके, सर्विसेज प्रोवाइड बाय टूर ऑपरेटर, किसको सर्विस दे रहा है? फॉरेन टूरिस्ट को सर्विस दे रहा है, फॉरेन टूरिस्ट को। और टूर किधर हो रहा है? वो भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है, मतलब टूर भी इंडिया के बाहर है, टूरिस्ट भी फॉरेन टूरिस्ट है। ओके, इट विल बी एग्जेम्प्ट। अभी ऐसा कब होगा देखो, समझो कोई पर्सन श्रीलंका से आया, अपना श्रीलंका से आ रहा है, सॉरी यूएस से आ रहा है, तमिलनाडु आया, तमिलनाडु पूरा घूम के हो गया। अभी हम लोगों ने उसको क्या बोला कि हम लोग आपको श्रीलंका लेके जाते हैं। ओके, तमिलनाडु वालों को श्रीलंका मालूम रहता है प्रॉपरली। ओके, तो वो लोगों ने क्या किया, श्रीलंका लेके गए। तो यहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट था, टूर किधर दिया, श्रीलंका में दिया, तो इट विल बिकम एग्जेम्प्ट। क्लियर है पॉइंट? टूर ऑपरेटर इंडिया का है, टूरिस्ट किधर का, यूएस का है, और टूर किधर लेके जा रहा है वो, श्रीलंका, तो इट विल बिकम एग्जेम्प्ट। समझा क्या पॉइंट? आगे, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टूर ऑपरेटर टू फॉरेन टूरिस्ट विच इज परफॉर्म पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया। ओके, उसका एग्जेम्पशन थोड़ा सा अलग रहेगा, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, अगर समझो कि वो बंदा तमिलनाडु भी घूम रहा है और उसके बाद श्रीलंका भी घूम रहा है, दोनों का कंसोलिडेटेड चार्ज उसने बोला हुआ है। समझो 3 लाख रुपया बोला, टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले होते हैं ना, 3 days 2 nights वगैरह वाले, ओके, उन लोग का बात चालू है। तो यहाँ पर श्रीलंका समझो बोलता है कि 3 दिन घुमाऊंगा, और सॉरी तमिलनाडु 3 दिन घुमाऊंगा और श्रीलंका 2 दिन घुमाऊंगा, और टोटल कितना चार्ज ले रहा है, 3 लाख। तो यहाँ पर गवर्नमेंट से जितना श्रीलंका का प्रपोर्शन है ना उतना एग्जेम्प्ट रहेगा। ओके, श्रीलंका का प्रपोर्शन एग्जेम्प्ट रहेगा। श्रीलंका का प्रपोर्शन कितना रहेगा, 3 लाख इंटू 2/5, कितना आ रहा है देखो, 1,20,000। ओके, गवर्नमेंट बोलता है इसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा एक चीज से, दैट इज 50% ऑफ कंसिडरेशन। किससे कंपेयर करेंगे, 50% ऑफ कंसिडरेशन से। तो 3 लाख का 50% कितना आएगा, 1,50,000। अभी एग्जेम्पशन हायर रहेगा कि लोअर रहेगा, लोअर। देखो, टैक्स पेबल हायर, आईटीसी रिवर्स करना है तो हायर। ओके, एग्जेम्पशन देना है तो लोअर, पेनल्टी भरना है तो हायर। समझ में आ रहा है कब लोअर हायर? हाँ, जब तक अपने मतलब अपने को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो गवर्नमेंट के एंगल से बेनिफिट सोचने का। एक दो जगह है जिधर उल्टा भी है, बट अगर कुछ भी नहीं याद आ रहा है ना तो क्या सोचने का, गवर्नमेंट के लिए कैसे बेनिफिट होगा। एग्जेम्पशन कम देगा तो बेनिफिट है, तो विच एवर इज लोअर विल बी एग्जेम्प्ट, देयरफॉर हियर 1,20,000 विल बी एग्जेम्प्ट। आया समझ में? ओके, अब देखो, अभी अगर समझो कि हम लोग ना दिनों में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, आवर्स में ट्रैवल कर रहे हैं, तो समझो कि हम लोग तमिलनाडु में रहे 8 घंटे, और श्रीलंका में हम लोग रहने वाले 13 घंटे। ओके, ट्रैवलिंग टाइम को छोड़ के। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलता है कि अगर 12 घंटे या उससे कम आप लोग रहे, लेस देन 2 है ऐसा, 12 घंटे से अगर कम आप लोग रुके तो उसको ट्रीट किया जाएगा हाफ डे।
और 12 घंटे या उससे ज़्यादा रुके तो क्या ट्रीट करेंगे उसको? 1 डे। तो ये 8 घंटे को हम लोग कितना ट्रीट करेंगे? हाफ डे। समझ में आया पॉइंट? और ये 13 घंटों को 1 डे। इज इट क्लियर? अब देखो, सेम 3 लाख का अमाउंट लेते हैं, 3 लाख इंटू 1/1.5, कितना आंसर आएगा? 2 लाख आएगा। ओके, 2 लाख और 2 लाख और 3 लाख इंटू 50%। ओके, 1,50,000। ओके, विच एवर इज लोअर इज एग्जाम। यहाँ पर 1,50,000 ओके विल बी एग्जाम। आया समझ में? क्लियर है? Okay. अपना ये वाला हो गया। उसका एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरेज दे दिया। ओके, कि एक स्टेट्स मतलब एक जगह से निकला डायरेक्टली दूसरी जगह पे जाएगा। स्टेज कैरेज का एग्जाम्पल दे दिया। और ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर हम लोग जा रहे हैं तो इट विल बी ऑलवेज टैक्सेबल। ओके, एसी नॉन एसी वो सब कुछ नहीं देखा जाए। समझा क्या? तो इसको ड्रॉ करो फटाफट, ये पूरा लिखो।